हाय एवरीवन। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है दो डॉटर हाफ्स में, तो आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए एक डॉटर सेल से दूसरे डॉटर सेल में पास ऑन हो जाती है। कैसे? डुप्लीकेट होकर। डुप्लीकेट के प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? रेप्लिकेशन। ओके, जब दोनों डॉटर सेल में जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है, ये पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल डिवाइड होने जा रहे हैं, ये वाला जेनेटिक मटेरियल कॉपी होकर इस डॉटर सेल में जाता है, उसके बाद ये डिवाइड होते हैं। तो क्या हुआ? रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सेल डिवीज़न से पहले हो रहा है। ओके, उसके बाद है डीएनए कॉपी होता कैसे। सिंपल सा एक रूल है, चारग्राफ रूल इसमें अप्लाई होता है। कैसे? डीएनए के दो स्ट्रैंड है जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ए है एक स्ट्रैंड, इसी स्ट्रैंड पे ए है और इस स्ट्रैंड पे टी होगा। अगर यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा, अगर यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, अगर यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा। ठीक है, ये चारग्राफ रूल कहते हैं कि सी पेयर विद जी, ए पेयर विद टी। ओके, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। रेप्लिकेशन के टाइम ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। सेपरेट अभी आपको आगे पता चल जाएगा कैसे होते हैं, हेलिकेज एंजाइम से। ओके, तो सेपरेट होते हैं तो दोनों स्ट्रैंड, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, कैसे एक्ट करती है? सर्व एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड के सिंथेसाइजेशन में, पॉलीमराइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन के बाद डीएनए आएगा ना, जैसे ये डीएनए है, ये फर्दर एक और डीएनए में और ये एक और डीएनए में। तो इस वाले डीएनए में एक होगा हमारा पेरेंट स्ट्रैंड और एक होगा हमारा न्यूली सिंथेसाइज, और इस वाले में भी एक होगा हमारा पेरेंट स्ट्रैंड, एक होगा डॉटर स्ट्रैंड। तो ये क्या है? एक पेरेंट है और एक डॉटर स्ट्रैंड, फिर से पेरेंट और डॉटर स्ट्रैंड। ये दोनों क्या है? ये क्या है? शो कर रहा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल शो कर रहा है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या होता है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है या पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कंजर्व्ड है, और सेमी है मतलब हाफ ही कंजर्व्ड है, पूरे नहीं है। फिर तो पूरा, अगर पूरे होते तो वो कंजर्वेटिव मॉडल होता। ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। ओके, अब इनिशिएशन है, फर्स्ट स्टेप है। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ओरिसाइट। ओरिसाइट क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट यहाँ से ओरिजिन होएगी, यहाँ से इसका ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिनेट होएगी, यहाँ से स्टार्ट होएगी। तो ये कैसा होता है? ये 13 बेस पेयर 80 रिच रीजन होता है। 13 बेस पेयर है, 80 रीजन है। ठीक है, ऐसा ये क्या होता है? ओरिसाइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होएगी। बट ये वाली ओरिसाइट डिटेक्ट करने के लिए हमें एक सीक्वेंस चाहिए होता है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रेप्लिकेशन रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या और भी क्या बोलते हैं? डीएनए ए बॉक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे ई कोलाई का डीएनए ए प्रोटीन आकर बाइंड करता है, इंटरेक्ट करता है डीएनए ए बॉक्स से, इसी वजह से इसको डीएनए ए बॉक्स भी बोलते हैं। किसको? रेप्लिकेशन रिकॉग्निशन सीक्वेंस को। ये 9 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे और पॉइंट है, जो ओरिसाइट होती है मोस्टली वो 80 रिच रीजन में ही क्यों मिलती है? मतलब 80 रिच रीजन से ही ओरिजिनेट क्यों होती है रेप्लिकेशन, या फिर ये कह लो कि रेप्लिकेशन जहाँ पे 80 रिच रीजन होता है वहाँ से ही क्यों इनिशिएट होती है? बिकॉज 80 जो एडेनिन और थायमिन का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 80 एडेनिन और थायमिन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो जिसको ब्रेक करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जी एंड सी, क्योंकि वो 3 बॉन्ड से है। ठीक है, इसलिए वो 80 रिच रीजन होता है। क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो हमें पता चल जाएगा रेप्लिकेशन रिकॉग्निशन सीक्वेंस की वजह से, बट यहाँ पे ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये ओरी साइट है। डीएनए ए प्रोटीन जो ई को लाइक है वो आके यहाँ पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होने के बाद एटी रिच रीजन हमें पता चल जाता है, हमारी ओरी साइट कहाँ है। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई है वो क्या ट्रिगर करता है, हमारी हेलिकेज एक्टिविटी को। अभी हमने ए प्रोटीन पढ़ा था, डीएनए ए प्रोटीन जो डीएनए ए बॉक्स पे जाके बाइंड करता है, जो नेगेटिव सुपर कॉइल करता है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए बी प्रोटीन, वो भी ई कोलाई का प्रोटीन है, जो क्या करता है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही एनर्जी रेप्लिकेशन को फर्दर प्रोसीड होने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक हेलिकेज एंजाइम है जो हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये अपने आप लोड नहीं हो पाता, इटसेल्फ ये लोड नहीं हो पाता। कहाँ पे, ओरी साइट पे। तो इसको लोड कराने के लिए हमें एक और प्रोटीन चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए सी प्रोटीन। ये भी ई कोलाई का प्रोटीन है और ये क्या करता है, डीएनए के बी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके एक हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स में डीएनए सी के भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं और डीएनए बी प्रोटीन के भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं। 6 मॉलिक्यूल की वजह से इसको हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है और ये कहाँ लोड हो जाता है, हमारा ओरी साइट पे। ठीक है, उसके बाद ओरी साइट पे लोड होने के बाद किसका, हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स का ओरी साइट पे लोड होने के बाद क्या होता है, ये एटी बॉन्ड ना तोड़ने शुरू करता है। बाइंड कहाँ हुआ है, एटी रिच रीजन पे, तो ये एटी बॉन्ड, ये रे एटी बॉन्ड तोड़ने शुरू करता है। ठीक है, एटी बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या होता है, एक बबल बन जाता है यहाँ पे, रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, एटी बॉन्ड तोड़ रहा है, अब ये स्ट्रैंड थी, ये आपस में जुड़ी हुई थी, ये यहाँ से टूटनी शुरू हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, ये थीटा मॉडल शो करते हैं ना, ऐसे होगा हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन बबल बन गया है यहाँ पे, रेप्लिकेशन ये बबल बन गया जिसके अंदर एक फोक तो ये रही और एक फोक ये रही। ठीक है, ये हेलिकेज एंजाइम, ये हमारे बॉन्ड जो ब्रेक हुए हैं ये सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन से स्टेबलाइज हो रखे हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, अनवाइंड होने में, मतलब अनवाइंड पोजीशन को सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो अभी क्या क्या हुआ है, हेक्सामेरिक सबसे पहले ओरी साइट पे लोड हुआ है, वहाँ से उसने डीएनए को मेल्ट करना शुरू करा है एटी बॉन्ड को तोड़कर। ठीक है, उसके बाद एक रेप्लिजोम में 2 रेप्लिकेशन फॉर्म हुई है। 2 क्यों हुई है, क्योंकि हमारा थीटा मॉडल ये फॉर्म करता है। जो बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो थीटा मॉडल शो करता है। थीटा मॉडल में क्या होता है, जब रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये रेप्लिकेशन बबल बन गया, एक ये फोक और एक ये फोक, तो एक बबल में 2 फोक मिलती है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल इसलिए, और 2 फोक की वजह से क्या होगी, हमारी रेप्लिकेशन जो एक ये रही और एक ये रही, बाई डायरेक्शनल हो गई। ठीक है, अब जो हमने अनबाइंड करे हैं बॉन्ड ए और टी को तोड़कर, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर, वो किससे स्टेबलाइज होंगे, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन से, एसएसबी से। उसके बाद जब जैसे एक रोप होती है, रोप को जब हम खोलते हैं यहाँ से, अगर ये वाला स्ट्रैंड यहाँ खींचेंगे और ये वाला स्ट्रैंड यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। टेंशन क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो इस सुपर कॉइलिंग को कौन ठीक करता है, हमारा टोपोआइसोमेरेज। अभी तक कितने एंजाइम पढ़े हैं हमने, पहले ए पढ़ा, डीएनए ए प्रोटीन जो क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है। बी प्रोटीन क्या करता है, एटीपी देता है। सी प्रोटीन क्या करता है, सी प्रोटीन लोड होने में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो ABCD हो गए, ABC डीएनए ABC प्रोटीन। उसके बाद हमने हेलिकेज पढ़ा जो अनवाइंड होने में हेल्प करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या हेल्प करता है, उसको अनवाइंड कंडीशन में सस्टेन करने के लिए। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं टोपोआइसोमेरेज जो क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करता है।
टॉपोआइसोमेरेज दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद इसका एक टॉपोआइसोमेरेज में मतलब जो कॉइलिंग होती है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, लिंक इज इक्वल टू ट्विस्ट माइनस या फिर प्लस रेट। ट्विस्ट क्या होता है? ट्विस्ट हमारे नॉर्मल कॉइल, जैसे ये डीएनए है, ये वाला कॉइल मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव, ये हमारे नॉर्मल कॉइल है, ये होती है कॉइलिंग ये वाली, ठीक है। ट्विस्ट वो हो गया। और रिट्स अगर ये नॉर्मल कॉइलिंग में, जैसे एक सेकेंड, ये हमारा डीएनए सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर अगर ऐसे कॉइलिंग हो गई, यहाँ से ये एक बार और टर्न ले चुका है, तो उसको बोलेंगे सुपर कॉइलिंग। एक होता है नॉर्मल कॉइलिंग, एक होता है सुपर कॉइलिंग, ठीक है। सुपर कॉइलिंग हमारी दो टाइप की हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नेगेटिव है, और अगर ये राइट हैंड साइड है तो ये पॉजिटिव है। अब आगे इसका फॉर्मूला कैसे है? ट्विस्ट हमारे ये नॉर्मल कंडीशन है, ट्विस्ट इसमें हमारे 9 है, 9 ट्विस्ट है और एक भी रिट नहीं है, एक भी सुपर कॉइलिंग नहीं है, तो 0 लग जाएगा सुपर कॉइलिंग की जगह, ठीक है। तो लिंक जब भी ट्विस्ट के बराबर होगा, उसको बोलेंगे रिलैक्स्ड फॉर्म। सेम ऐसे पॉजिटिव में भी देखो 9 कॉइलिंग है, ठीक है, रिट एक भी नहीं है, 0 लग जाएगा उसकी जगह। और जब लिंक हमारा ट्विस्ट के बराबर है तो उसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें माइनस साइन लगा है, इसमें प्लस लगा है। पॉजिटिव में लगेगा पॉजिटिव साइन, माइनस में लगेगा नेगेटिव में लगेगा माइनस साइन। उसके बाद अगर एक रिट लग गया, मतलब लेफ्ट हैंडेड साइड ये कॉइल कर चुका है लेफ्ट हैंडेड साइड, तो माइनस का साइन लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड हुआ है, नेगेटिव कॉइलिंग आएगी। तो इसमें क्या आएगा? रिट एक हुआ है तो मतलब एक कॉइलिंग है तो हम 1 लगा देंगे यहाँ पे, माइनस का साइन। ट्विस्ट में ऐसा नंबर रखना है, ट्विस्ट हमेशा एक बढ़ जाता है नेगेटिव में, तो ट्विस्ट में ऐसा नंबर रखना है जिसको माइनस करने के बाद वही नॉर्मल वाला 9 आए, ये वाला 9 ही आए। तो हम 10 रखेंगे, 10 - 1 = 9। सेम ऐसे प्लस में करना है, मतलब पॉजिटिव में करना है। अगर हमारा एक रिट है, राइट हैंड साइड ये कॉइल हुआ है, ये वाला यहाँ से कॉइल हो चुका है, एक रिट बन चुका है, तो ये रिट की जगह 1 नंबर रखेंगे, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें वो नंबर रखना है, जब भी पॉजिटिव होता है ना तो हमेशा एक ट्विस्ट कम हो जाता है, मतलब डिडक्ट हो जाता है। तो 9 था, 9 की जगह 8 आ जाएगा। 9 था ना नॉर्मल ट्विस्ट, अब डिडक्ट होके 8 आ गया। तो सेम 8 + 1 = 9, फिर से नॉर्मल हो गया। अगर यहाँ पे 2 होते ना, 2 रिट होते तो 2 रखते प्लस रखते, अब टोटल हमारे 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। तो 2 डिडक्ट हो गए, क्योंकि 2 रिट्स हुए हैं ना, तो 2 वहाँ से ट्विस्ट में से डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही नंबर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद ये टाइप 1 भी 2 टाइप के और टाइप 2 भी 2 टाइप के। 2 प्रोटीन्स होते हैं इसमें, एक करता है कट, एक करता है रिसील। उसमें भी एक कट और एक रिसील। लेकिन फ़र्क क्या है? ये करता है टाइप 1 सिंगल स्ट्रैंड को, और टाइप 2 करता है दोनों स्ट्रैंड्स को। तो क्या करेगा? जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे सोचो कॉइलिंग हो गई है। अगर यहाँ कॉइलिंग हो गया तो ये यहाँ से इसको कट करके ऐसे ही यहाँ ये कट कर देगा, और ऐसे इस वाले को ऊपर से लाने की बजाय नीचे से ले आएगा, ठीक है। ऐसे ही सुपर कॉइलिंग वो कर देता है, रिलैक्स कर देता है। टॉपोआइसोमेरेज का यही काम है। उसके बाद रेप्लिसोम, यहाँ हमारा रेप्लिसोम कहाँ गया? ये रहा। रेप्लिसोम हमारे यहाँ बन गया था। कब बना था रेप्लिसोम? जब इसमें क्या क्या है? हेलिकेज एंजाइम है, तीनों प्रोटीन है A B C, और हमारा बबल बन चुका है, तो उसको बोलते हैं रेप्लिसोम, जब हेलिकेज अटैच हो जाता है इसमें रेप्लिकेशंस में, ठीक है। और प्राइमोसोम कब बोलेंगे? जब वही रेप्लिसोम में प्राइमेज भी ऐड हो जाएगा, तब उसे बोलेंगे प्राइमोसोम। ये हमारा हेलिकेज, ठीक है। यहाँ तक ये रेप्लिसोम था, ये बना हुआ है बबल, ये रेप्लिसोम है। ये येलो वाले सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है SSB, और ये हमारा पिंक वाला प्राइमर है। तो अब ये प्राइमर लग गया और हेलिकेज ये लग गया, तो ये क्या बना देंगे? प्राइमोसोम। इसको बोलते हैं प्राइमोसोम। उसके बाद प्राइमर जो है हमें क्यों चाहिए होता है? हमने प्राइमेज एंजाइम लगाया है, RNA प्राइमेज हमें चाहिए क्यों होता है? तो सबसे पहले जो DNA पॉलीमरेज है ना, जो रेप्लिकेशन को एलोंगेट करेगा, एक्सटेंड करेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, वो वर्क करता है 5 to 3 डायरेक्शन में।
ठीक है। अब 5 to 3 डायरेक्शन में वर्क करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए होता है, उसको सबसे पहले वो इटसेल्फ अपने आप ना अपने आप वो अटैच नहीं हो पाता, मतलब वो अपने आप न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले 3OH ग्रुप फ्री 3OH ग्रुप चाहिए। क्यों चाहिए? इसी की हेल्प से वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। कैसे? 3OH ग्रुप में और 5-फॉस्फेट जो DNA पॉलीमरेज का उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंक बना के फिर वो ऐड करता रहेगा A, T, C, G जितने भी करने हैं, ठीक है। पर उसको सबसे पहले क्या चाहिए? 3OH ग्रुप। अब 3OH ग्रुप तो होता नहीं है, तो इस वजह से हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम प्राइमर लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। अब जो प्राइमर है वो सिंथेसाइज करता है, प्राइमेज एंजाइम में वो RNA प्राइमर सिंथेसाइज करता है 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा सीक्वेंस होता है 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है DNA के। प्राइमर है, अब प्राइमर को ऐड होने के लिए फ्री 3OH ग्रुप नहीं चाहिए होता, इसलिए ये अपने आप ऐड हो जाता है। जैसे DNA को ऐड चाहिए इसलिए तो हम प्राइमर ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्राइमर को आगे ऐड होने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, 3OH ग्रुप उसको नहीं चाहिए होता, ठीक है। अब यही सीक्वेंस जो हमारा प्राइमर है वो DNA सिंथेसिस को प्राइम कर रहा है ना, इनिशिएट कर रहा है, इसकी वजह से DNA सिंथेसिस हो रही है, इसलिए इसको प्राइमर बोलते हैं। क्यों? बिकॉज प्राइमेज एक्टिविटी, प्राइमेज की वजह से ही, सॉरी यहाँ पे वर्ड वो हो गया, मिस हो गया, यहाँ पे आएगा पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एक्सटेंड किसकी वजह से होता है? RNA प्राइमर की वजह से, और उसी कॉम्प्लीमेंट्री वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है किसके? पेरेंट स्ट्रैंड, जो हमारी टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रही थी, ओके। अब इनिशिएट हो चुका है। इनिशिएट में क्या क्या आया था? A प्रोटीन, B प्रोटीन, C प्रोटीन, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज एंड प्राइमर, और दो स्टेट्स आई थी, रेप्लिजोम और प्राइमोसोम। A क्या करता है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। B क्या करता है? ATP प्रोवाइड करता है। C क्या करता है? B के साथ इंटरेक्ट करके उसको हेल्प करता है लोड होने में। H क्या करता है? हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज उसको अनवाइंड करता है। एक और है यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये उसको अनवाइंडिंग कंडीशन में ही स्टेट में ही सस्टेन करके रखते हैं। टोपोआइसोमेरेज जो हेलिकेज की वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको रिलैक्स करता है, रिमूव करता है। और उसके बाद प्राइमर क्या करता है? हमारा DNA पॉलीमरेज को प्राइम करता है, उसके सिंथेसिस को प्राइम करता है, उसको क्या प्रोवाइड कराता है? 3OH ग्रुप, ठीक है। दो कंडीशंस, दो स्टेट बनती है इसमें, एक रेप्लिजोम और एक प्राइमोसोम। रेप्लिजोम कब बनती है? जब हेलिकेज ऐड होता है प्लस ABC, ये तो प्रोटीन पहले वो होंगे ऐड, इसी से स्टार्ट होएगा। और प्राइमोसोम कब होता है? जब रेप्लिजोम के साथ साथ इसमें प्राइमर भी ऐड होता है, ओके। अब DNA पॉलीमरेज ऐड होएगा, कौन सा? थर्ड। DNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, जिस न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए उसको ATP भी चाहिए होगी। तो ATP कहाँ से मिलेगी? जो बॉन्ड टूट रहे हैं, जो हेलिकेज बॉन्ड तोड़ रहा है ना अनवाइंड करते टाइम, वही एनर्जी उसको वो यूटिलाइज हो जाएगी इसके न्यूक्लियोटाइड एडिशन में। वो ATP से भी आएगी, एडेनिन थाइफॉस्फेट या थायमिन ट्राइफॉस्फेट या साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट या ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, इन सब से आएगी वो एनर्जी। कैसे आएगी? जब भी वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूट रहा होगा। उसके बाद DNA पॉलीमरेज थर्ड यूज़ होता है मेनली, ये रहा थर्ड एंजाइम यूज़ होता है DNA पॉलीमरेज थर्ड, या DNA पॉल 3 भी बोलते हैं। ये यूज़ होता है हमारा मेजर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी में, मतलब न्यूक्लियोटाइड मेनली हमारा यही ऐड करता है, जो लॉन्ग DNA चेन बनती है वो इसी की बनती है, ओके। जो बैक्टीरियल DNA पॉलीमरेज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। DNA पॉलीमरेज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, DNA पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। ये डिस्कवर हुआ था 1996 में, ये डिस्कवर हुआ था 1970 में, 1970 में। ये दोनों पहले हो गए थे, ये बाद में हुआ था, ओके। DNA पॉलीमरेज 1 क्या करता है? प्रूफ रीडिंग का काम करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब ये चेक करता रहता है कि कोई भी मिसमैच पेयर ना हो जाए, मतलब A G के साथ या C के साथ ना पेयर हो, ये T के साथ ही पेयर हो। और अगर ऐसा होता भी है प्रूफ रीडिंग के, ये प्रूफ रीडिंग करता है तो DNA पॉलीमरेज 2 रिपेयर कर देता है। अगर ऐसा होता है बेस एक्सीशन रिपेयर मैकेनिज्म से ये इसको रिपेयर कर देता है,
रिपेयर की अलग से वीडियो बनेगी, उसमें देख लेना। ओके, और क्या करता है ये? रिमूव करता है प्राइमर। अब हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें डीएनए स्ट्रैंड चाहिए, हमें आरएनए का प्राइमर या उसकी थोड़ी सी भी फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए। तो उसको रिमूव भी करना है, तो रिमूव कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। ये याद रखना, आगे भी आएगा अभी, ठीक है। ये क्या करता है आगे? फिलअप करता है निक्स। जो हम अगर इमेजिन करो कोई एरर आ गई, ए पेयर हो गया सी के साथ, तो ये वाला प्रूफ रीडिंग करके उसको वो क्या कर देगा? अलग मतलब क्लीव कर देगा। तो ए को टी के साथ पेयर होना है। अब ये जो पेयरिंग है, पेयरिंग कौन करेगा? रिमूव, इसने प्रूफ रीडिंग करी, चेक करा कि हाँ मिस्टेक है, डीएनए रिपेयर ने इसको रिपेयर बोला कि हाँ यहाँ टी लगेगा, बट ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कौन करेगा? ऐड करेगा ये। तो ये निक को फिलअप कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। इसकी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी किस डायरेक्शन में है? 5 प्राइम टू 3। तीनों की 5 प्राइम टू 3 में है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, और तीनों की ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में है, ठीक है। बट एडिशनल क्या है? जो पॉलीमरेज 1 है उसके पास एक और एडिशनल एक्टिविटी है, वो 5 से 3 में इस डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। इसमें इस डायरेक्शन में भी क्लीव कर सकता है। ये तीनों के तीनों ही आरएनए डिपेंडेंट एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। आरएनए डिपेंडेंट कैसे? इसको प्राइमर चाहिए होता है आरएनए, इसलिए आरएनए डिपेंडेंट है। और सिंथेसाइज करने के लिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा वो टेम्पलेट डीएनए को देखकर बनेगा पेरेंटल, तो उसको डीएनए भी चाहिए होता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाने के लिए। तो ये जो पेरेंटल डीएनए ये इस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज भी है। अब सेकेंड देखते हैं, 1970 में पहले ही हो चुका है, डीएनए पॉलीमरेज 1 से पहले डिस्कवर हो चुका है। ये हेल्प क्या करता है? थर्ड और फर्स्ट को कैसे करता है अभी देख लेते हैं आगे। डीएनए रिपेयर, सेम जो फर्स्ट है उसने प्रूफ रीडिंग करी, एरर बताई, तो ये इसको ठीक करेगा। और जो निक होएगा वो किससे फिलअप होएगा? न्यूक्लियोटाइड फिलअप किससे होएगा? न्यूक्लियोटाइड कौन सा लगना है वो तो ये बता देगा, लेकिन वो फिलअप कैसे होंगे? डीएनए पॉलीमरेज 1 से, ठीक है। ऐसे ही रिपेयर में हेल्प करता है। पॉलीमराइज सेम 5 to 3, एक्सोन्यूक्लियस सेम 3 to 5, सेम आरएनए डीएनए डिपेंडेंट दोनों। उसके बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, 1970 में हुआ है ये भी। इसको प्राइमर चाहिए होता है, यही है थर्ड है ना, ये यही है जो हमारी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी शो कर रहा है। यहाँ पे देखो यही है थर्ड पॉलीमरेज। तो इसको 3 OH ग्रुप चाहिए होता है, जिसके साथ ये फॉस्फोराइस्टर लिंकेज बनाकर आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ये रेप्लिकेशन स्टॉल भी कर देता है। अगर इसको लगे ना न्यूक्लियोटाइड ऐड करते करते, ये तो दोनों हेल्प कर ही रहे, अगर इसको भी लगे वो ऐड करते हुए न्यूक्लियोटाइड की गलत हो गया, तो ये या फिर कोई पूरे एंजाइम नहीं है, या फिर ढंग से रेप्लिकेशन बबल नहीं बना, या कुछ ढंग से सिंथेसिस नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी एरर आ रही है, तो ये अपनी रेप्लिकेशन खुद ही स्टॉल कर देता है। स्टॉल मतलब रोक देता है ये रेप्लिकेशन, ठीक है। सेम एक्टिविटी 5 to 3 और एक्सोन्यूक्लियस 3 to 5, आरएनए और डीएनए डिपेंडेंट। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये वाला हैंड की तरह, जैसे हम मुट्ठी बनाने वाले शेप में करते हैं ना हैंड, वैसी है। ये पाम हो गया, ये थंब है एक साइड और एक साइड सारी फिंगर्स है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है हैंड की तरह। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके और इसके स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है, बीटा क्लैंप का। इसके पास बीटा क्लैंप होता है और इसके पास बाद में आता है। तब उससे पहले ये क्या होता है? कोर एंजाइम, लेकिन बीटा क्लैंप यहाँ पे लगते ही ये क्या बन जाता है? होलो एंजाइम। अभी आगे आएगा देखो। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसकी बात करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो, उसके पास 2 एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एंड पॉलीमरेज। पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस दोनों डायरेक्शन में होती है, ठीक है। जब इसको डीएनए पॉलीमरेज 1 को एक प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन डिग्रेडेशन एंजाइम्स होते हैं, एग्जाम्पल सब्टिलिज्न, जब इसको सब्टिलिज्न से ट्रीट कराते हैं तो ये जो एक्टिविटी है ना इसकी 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये रिमूव हो जाती है। जैसे ये रिमूव होती है तो ये और ये बचा, एक्सोन्यूक्लियस की 3 to 5 प्राइम और पॉलीमराइजेशन की 5 to 3 प्राइम एक्टिविटी बची। तो ये जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है ना डीएनए पॉलीमरेज 1 का, उसी को हम बोलते हैं क्लिनोव फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? क्लिनोव फ्रेगमेंट। सेम इस क्लिनोव, ये यहाँ से यहाँ तक क्लिनोव फ्रेगमेंट को फिर से अगर हम प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराते हैं तो अब की बार वो इसकी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी क्लीव कर देता है, ये रिमूव कर देता है। तो क्या बचता है? सिर्फ ये वाला पार्ट,
तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल एक्सोन्यूक्लियस में। क्यों, क्योंकि इसकी ये वाली पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी हम, एक मिनट, ये वाली एक्टिविटी हम रिमूव कर चुके हैं, तो सिंपल एक्सोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, सबटिलिजन की वजह से क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1 का डीएनए पॉलीमरेज 3 में। कैसे, 1 और 3 में क्या डिफरेंस था एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का, कि इसके पास दोनों थी, इसके पास सिर्फ ये, डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास सिर्फ ये वाली थी, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास दोनों एक्टिविटी थी, डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास सिर्फ एक एक्टिविटी थी 3 to 5। जब ये वाली रिमूव हो गई, ये वाली रिमूव हो गई, तो हमारे पास सिर्फ ये बची, तो उसको वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही तो बन गया एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से, और पॉलीमरेज सेम 5 to 3 ही था। लेकिन अगर फिर से दोबारा सबटिलिजन ट्रीट करा उसको सबटिलिजन से, तो सिंपल एक्सोन्यूक्लियस बन गया। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 से पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 में, फिर सिंपल एक्सोन्यूक्लियस में। ओके, अब जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है, 3 की बात चल रही है, यहाँ से यहाँ तक तो ये होता है कोर एंजाइम, जिसमें हमारा एक्स, डेल्टा, डेल्टा डैश, गामा, टाउ रीजन या अल्फ़ा और बीटा क्लैम्प थीटा, सॉरी बीटा क्लैम्प नहीं होता, थीटा हो गया, ये सब होता है। ये होता है हमारा कोर एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इसके ऊपर बीटा क्लैम्प आके बाइंड करते हैं, कौन सी पोजीशन पे, थीटा पे जब आकर वो बाइंड करता है, तब इसे हम पूरा बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या होता है, कोर एंजाइम होता है बिना बीटा क्लैम्प के। जब बीटा क्लैम्प अटैच हो जाते हैं तो अब ये होलो एंजाइम होता है। ठीक है, स्लाइडिंग, ये जो बीटा क्लैम्प है इस पे एक प्रोटीन होता है स्लाइडिंग क्लैम्प। स्लाइडिंग क्लैम्प क्या हेल्प करता है, कि डीएनए पॉलीमरेज को प्लेस करने में हेल्प करता है, ताकि डीएनए पॉलीमरेज फॉल ऑफ ना करे और हमारी जो रेप्लिकेशन है वो ना रुके। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज होल्ड होता है। ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज कैसे सिंथेसाइज करता है, 2 स्ट्रैंड होती है ना ऐसे, एक मिनट, ऐसे। ठीक है, एक होती है लैगिंग स्ट्रैंड, एक होती है लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग एंड लैगिंग। इसमें क्या होता है, जो ये वाली लीडिंग है और ये वाली लैगिंग है। जो कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे स्ट्रैंड होती है, पेरेंटल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कौन से डायरेक्शन में, 3 to 5, और ये वाली 5 to 3 में होती है। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड ऑन करते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अगर ये 3 है और ये 5 है, ऐसे डायरेक्शन है पेरेंटल की, तो डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, तो एक तो कर जाएगा, वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करेगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रैंड 5 to 3 है और हेलिकेज इस तरफ ऐड ऑन हो रहा है, हेलिकेज एंजाइम, तो पॉलीमरेज हमारा यूं ऐड होना चाहिए। लेकिन ये 3 to 5 है, इस डायरेक्शन में तो होता नहीं, पॉलीमरेज तो यूं एक्ट करेगा। इसी वजह से यहाँ पर हमारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है, प्राइमर प्लस डीएनए का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो 3 to 5 है उसमें तो कॉन्टीन्यूसली सिंथेसिस होएगी, लेकिन जो 5 to 3 है उसमें डिसकॉन्टीन्यूसली सिंथेसिस होएगी। इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे, लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड कॉन्टीन्यूसली ऐड नहीं होंगे। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इसी वजह से इसको लीडिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी हो रहा होता है विदाउट लूप फॉर्मेशन, और इसको लैगिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें ऐसे यहाँ पे लूप बन जाती है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड को एक ही प्राइमर की जरूरत होती है, लेकिन लैगिंग में बार बार न्यू प्राइमर ऐड होता है और बार बार डीएनए बनता है, फिर बार बार ऐड होता है, फिर शॉर्ट टर्म के बाद उसको प्राइमर चाहिए होता है। ओवरऑल डायरेक्शन इसकी 5 to 3 होती है और इसकी 3 to 5 होती है किसकी, डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड की। उसके बाद ये देखो, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें तो हमारी सिंथेसिस जो है ये कॉन्टिन्यूसली हो रही है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता अगर, तो लैगिंग स्ट्रैंड में ऐसे होती तो ये तो अपोजिट हो जाती, ये इस डायरेक्शन में, और ये ऐसे, ये तो अपोजिट हो जाती।
तो यहाँ पे ये लूप फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। हेलिकेज होता है, ये हेलिकेज है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये इसकी बीटा क्लैंप ऐड ऑन हो चुकी है, तो ये क्या बन गया, होलो एंजाइम बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हमारा क्या है, डीएनए सिंथेसाइज हो चुका है पूरा का पूरा। तो अब क्या होएगा, जो प्राइमर है हमें वो हटाना है, रिमूव करने, क्लीव करने, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ डीएनए ही चाहिए। तो प्राइमर रिमूव कहाँ से होता है, अभी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, प्राइमर रिमूव होता है, कहाँ गया प्राइमर के लिए, ये रहा, डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये प्राइमर को रिमूव कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो प्राइमर रिमूव किससे होएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 से। आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड एंड जो गैप है वो फिल कौन करेगा, निक कौन फिल करता था 5 से 3 डायरेक्शन में, ये भी डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करता था, ठीक है। ओकाज़की फ्रेगमेंट प्राइमर और डीएनए की बनी होती है, जिसमें से हमें प्राइमर को रिमूव करना है डीएनए पॉलीमरेज 1 की मदद से, और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें गैप भी फिल करेंगे। और जो निक है, जो निक कॉज हुआ है, अब हमने न्यूक्लियोटाइड तो लगा दिए AT, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो क्रिएट नहीं हुआ, वो क्रिएट कौन करता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टर्मिनेशन पार्ट। अब दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनिशिएशन में क्या क्या फैक्टर्स थे, प्रोटीन A, प्रोटीन B, प्रोटीन C। A क्या कर रहा था, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग। B क्या कर रहा था, ATP। C क्या कर रहा था, लोड करने में हेल्प। उसके बाद कौन सा एंजाइम आया, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद टोपोआइसोमेरेज, देन टोपोआइसोमेरेज। उसके बाद हमारा प्राइमर, यहाँ से यहाँ तक हेलिकेज जुड़ने तक क्या बोलते थे इसको, रेप्लिजोम। और जब ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी या टोपोआइसोमेरेज भी, लेकिन जब प्राइमर जुड़ जाएगा तब उसको बोलेंगे प्राइमोसोम, ठीक है। उसके बाद एलोंगेशन में प्राइमर जुड़ चुका था, अब हमें क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ऐड करने के बाद जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे ओकाज़की फ्रेगमेंट है, वहाँ से हमें प्राइमर रिमूव करना है। रिमूव कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। उसके बाद रिमूव करने के बाद जो निक है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना हुआ, लैक कर रहा है, उसको कौन क्रिएट करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अब आती है बारी टर्मिनेशन की। अब टर्मिनेशन की बारी है। टर्मिनेशन कैसे होती है, जैसे ओरिजिनेट करने के लिए, इनिशिएशन करने के लिए हमें ओरी साइट चाहिए थी, वैसे ही टर्मिनेशन के लिए टर साइट है। जैसे वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सीक्वेंस था, यहाँ पे टर्मिनेशन का सीक्वेंस है, टर साइट है। टर साइट क्या होती है, टर साइट 14 बेस पेयर लॉन्ग एक सीक्वेंस होता है। नॉर्मली ये ग्वानिन और साइटोसिन का ही सीक्वेंस होता है। इसमें क्या होता है, एक टस्क प्रोटीन मिलता है। टस्क प्रोटीन कैसा होता है, ये देखो, एक इसका परमिसिव एंड होता है और एक इसका नॉन परमिसिव एंड होता है। जो परमिसिव एंड होता है इसका, ये वाला, ये तो अलाउ करता है हेलिकेज को पास ऑन करने से, लेकिन जो ये नॉन परमिसिव एंड है इसका, ये इसको अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता, जैसे ये डीएनए है हमारा, यहाँ पे ये बेस पेयर्स है, तो ना ये बेस पेयर ऐसे फ्लिप कर देता है, ऊपर कर देता है, तो हेलिकेज यहाँ से आ रहा है, यहाँ के वो फॉल ऑफ कर जाता है। फॉल ऑफ करने की वजह से जब हेलिकेज एक्टिविटी फॉल ऑफ हो चुकी है, रेप्लिकेशन फॉक आगे नहीं बन रही है, डीएनए पॉलीमरेज आगे नहीं, मतलब सिंथेसाइज नहीं करेगा न्यूक्लियोटाइड, तो टर्मिनेशन अक्कर हो चुकी है। तो ऐसे टर्मिनेशन यहाँ पे अक्कर होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।